नमस्कार। मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। इस स्लोगन के साथ मोदी की गवर्नमेंट 2014 के अंदर आई। 2019 में और ज़्यादा बहुमत के साथ वो आई। परंतु दोस्तों, अब विपक्ष एक क्वेश्चन उठा रहा है कि जो ये बात कहते थे कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, वो आज देश की संपत्ति को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी सरकार ने एक पॉलिसी निकाली है, असेट्स मोनेटाइजेशन पॉलिसी, जिसे हम AMP कह सकते हैं। दोस्तों, न्यूज़ चैनल्स पे आप भी काफ़ी देख रहे होंगे कि 6 लाख करोड़ की ये पॉलिसी है। 6 लाख करोड़ रुपए इससे सरकार को मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यह पॉलिसी क्या है और इस पॉलिसी का क्या लाभ मिल सकता है, या इस पॉलिसी को लाने का फ़ायदा है या नहीं है, या इस तरह की पॉलिसी सरकार को लानी चाहिए थी या नहीं लानी चाहिए थी। हम दोस्तों, हमारा इसमें क्या व्यू है वो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस पॉलिसी के बारे में मैं डेप्थ में जाने से पहले हम मोटी मोटी बात करते हैं कि ये पॉलिसी क्या कहती है। ये पॉलिसी कहती है कि जो गवर्नमेंट की असेट्स हैं, रोड्स, ब्रिज, रेलवे, बसेज, एयरपोर्ट्स, बस स्टैंड्स, इस तरह के जो असेट्स हैं जो सरकार ने बना करके तैयार कर दी, सालों से उसको मेंटेन भी कर रही हैं, उसको किसी प्राइवेट कंपनी को या प्राइवेट कंपनियों को दे दिया जाए मेंटेनेंस के लिए, चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, कि वो उसको चलाएं, ऑपरेट करें और उससे जो उन्हें अर्निंग होगी उससे अर्न करें और सरकार को भी पैसा दें। डिबेट्स में दोनों तरह की बातें चल रही हैं। सरकार कहती है कि भाई इससे हमें 6 लाख करोड़ आएगा, और विपक्ष कहता है, अपोजिशन कहता है कि साहब देश तो आपने बेच दिया। अब दोस्तों देखिए, देखने के दोनों पहलू हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा फेवर की। फेवर की बात इसलिए क्योंकि जब पॉलिसी है तो गवर्नमेंट ने डाली है तो उसके फेवर की बात पहले होती है। आप एक बात मुझे बताइए, आज की डेट में आप किसी भी सिटी के बस स्टैंड की हालत मुझे बताइए, क्या वो हालत अच्छी है? रोड्स की हालत बताइए। पहले रोड्स की क्या हालत हुआ करती थी जब पिछली कुछ सरकारों ने, मैं ये नहीं कहता कि यूपीए की या एनडीए की किस सरकार ने क्या काम किया, पहले की सरकारों ने इसे पीपीपी मॉडल पे लाए। आज एक्सप्रेसवे की लाइन लग गई, हर जगह पे एक्सप्रेसवे बन गए। दिल्ली से मुंबई पहुंचना भी आसान हो गया, दिल्ली से कोलकाता पहुंचना भी आसान होता जा रहा है। दिल्ली से आगरा और आगरा से लखनऊ का एक्सप्रेसवे तो वैसे भी वर्ल्ड में फेमस हो चुका है। तो ये सब कब हुआ? सरकार ने पीपीपी मॉडल को लाए। उन्होंने कहा कि भाई आप रोड बनाइए, मेंटेन कीजिए, पैसा हम भी लगाएंगे, पैसा आप भी लगाओगे, टोल से पैसा रिकवर करेंगे और रोड चलती रहेगी। अदरवाइज पहले रोड कम और गड्ढे ज़्यादा होते थे। अब सरकार ये कह रही है कि जी हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, आप इसको अब ऑपरेट कीजिए, उसकी जो फीस होगी आप फीस चार्ज कीजिए और आप हमें लमसम पेमेंट कर दीजिए। दोस्तों, यदि इसे मैं आज के बिजनेस सिनेरियो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो एक नया स्टार्टअप आता है, वो अपने एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आता है, वो एक पहले अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करता है, अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। उसके बाद वो एक बड़ी कंपनी के पास जाता है, उससे कहता है कि भाई देखो, अगर आप मुझ में इन्वेस्टमेंट करोगे, यदि आप मुझ में पैसा लगाओगे तो हम इसमें बहुत ग्रोथ कर सकते हैं। अब कंपनी को लगता है कि हाँ ये यूनिक आइडिया है, अच्छा आइडिया है, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव है, उस कंपनी में वो पैसा लगाते हैं, मोटा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मार्केटिंग होती है, खूबसूरती बढ़ती है और उसके बाद में वो प्रोडक्ट चल पड़ता है। जोमेटो है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, ऑनलाइन में तो खैर बहुत सारी ऐसे हैं, स्विगी है, बायजू है। अब आप एक छोटा सा एग्जांपल बायजू का ही ले लीजिए कि बायजू के जो ओनर हैं उन्होंने शुरू में वो ट्यूशन्स पढ़ाते थे, कुछ सेमिनार्स करते थे,
यदि उन्हें एक मोटा इन्वेस्टमेंट पीछे से नहीं मिला होता तो क्या आज बायजू इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार कर पाता? क्या वो पूरे हिंदुस्तान में अपनी प्रेजेंस बना पाता? भाई हम ये नहीं कहते कि नहीं कर पाते, वो धीरे धीरे कमाते, धीरे धीरे लगाते। वो 1 के 1.5 करते, 1.5 के 2 करते, 2 के 4 लगाते, उनकी एक लिमिटेशन थी। लेकिन जब उनको एक अच्छा पैसा मिला तो उन्होंने उस पैसे का यूज किया और उसको उन्होंने सर्कुलेट किया। फ़ायदा यह हुआ कि बायजू चली, उनके मालिक भी चले, लोगों को रोजगार भी मिला, एक नया रोजगार क्रिएट हो गया। वही चीज़ आपके क्या कहते हैं इस केस में भी आ जाती है कि जब इसमें इन्वेस्टमेंट्स आएगा, प्राइवेट कंपनीज आएंगी तो गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा, वो पैसा किसी दूसरे प्रोजेक्ट में लगेगा। अब देखिए दूसरा प्रोजेक्ट उन्होंने तैयार कर दिया, अब उस प्रोजेक्ट में फिर अगर वो इसे किसी और को दे देते हैं कि भाई ठीक है भाई अब आप मैं इसे बेच देता हूँ, या मैं इसको किसी दूसरे को मेंटेन करने के लिए दे देता हूँ, अब मैं तीसरे प्रोजेक्ट पे पैसा लगा देता हूँ। जैसा कि अब ऐसा तो नहीं है कि बायजू ने अपने अगर शेयर्स बेच दिए तो वो घर बैठ गया और अब वो कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ उस पैसे से इंटरेस्ट खाएगा। उसने उस पैसे को किसी दूसरी कंपनी में लगाया, दूसरी से तीसरी में लगाएगा, तीसरी से चौथी में लगाएगा, बढ़ता जाएगा। तो अगर हम बात करें कि यदि कंपनीज आती हैं और उसमें पैसा लगाती हैं, पैसा अल्टीमेटली पब्लिक का लग रहा है, तो जब वो पैसा पब्लिक का लग रहा है तो लोगों में भी एक जागरूकता आती है कि यार ये हमारे पैसे से बनी हुई चीज़ है। आज यदि क्या कहते हैं हम एयरपोर्ट बनता है, GMR उसमें पैसा लगाती है, रिलायंस उसमें पैसा लगाती है, या अडानी उसमें पैसा लगाती है और हम अडानी के शेयर खरीदते हैं और कल को हम उस एयरपोर्ट पे जाते हैं तो लगेगा कि यार चलो यार इस एयरपोर्ट पे तो हमारे भी पैसा लगा हुआ है, तो हम उसे मेंटेन भी करते हैं, प्लस उसकी मेंटेनेंस अच्छी होती है। जो क्या कहते हैं गड्ढे पड़े हुए हैं, टूटी दीवारें हैं, प्लास्टर झड़ रहा है, उसकी जगह पे अब आपको सुंदर सुंदर टाइल्स, अच्छी अच्छी सीनरीज, सब कुछ आपको देखने को मिलता है। सेम चार्जेज, पैसे उससे वसूले जा रहे हैं जो उसकी फैसिलिटी का यूज कर रहा है, पैसे उससे लिए जा रहे हैं जो उस एयरपोर्ट पे जाता है और उस फैसिलिटी का यूज करता है। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि ये एक गलत डिसीजन है। हाँ, अब विपक्ष के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें। विपक्ष कहता है कि सब देश बेच दिया। बात उनकी भी कुछ हद तक सही है, क्योंकि दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पर आपको अपना कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब आज की डेट में बैंक आपने देखिए लगभग सारे प्राइवेटाइज हो चुके हैं। आपने कहा मैं रोड्स दे दूंगा, मैं एयरपोर्ट्स दे दूंगा, कल खुदा ना खासा कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए जब आपके पास कोई कंट्रोल नहीं बचे, आपके पास चूंकि मैन पावर नहीं है, आप उसको ऑपरेट नहीं कर रहे, तो आपके पास उस तरह का मैन पावर नहीं है, उस तरह का आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है, उस तरह के आपके पास एक्सपर्ट्स नहीं होंगे, जैसा आज फ्रांस में हो गया कि जैसा आज अफगानिस्तान में हो गया कि उनके पास एक्सपर्ट्स ही नहीं थे। दूसरा आया उनके पास संभालने के, जैसे ही अमेरिका गया उनके पास ऐसे एक्सपर्ट्स ही नहीं थे अफगानिस्तान की सरकार के पास में कि जो उसको हैंडल कर सकें। अब कल को खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात आ जाती है और प्राइवेट कंपनी को तो भाई भागने की रहती है, वो उठ करके भाग जाएगा, कहेगा जी मुझे नहीं पता जी, इसको अब आप संभालो, मेरे बस की नहीं है। अब उसके बस की नहीं है और वो उसने सरकार को दे दिया। अब सरकार के पास उस समय एक्सपर्ट्स हैं ही नहीं, क्योंकि वो काम उस चीज़ का करते ही नहीं हैं भी तो बहुत लिमिटेड एक्सपर्ट्स हो गए, क्योंकि उन्हें अब इतनी मैन पावर की जरूरत नहीं है, घर बैठ के किसी को सैलरी दी नहीं जाती। तो सरकार को दोनों तरफ से सोच करके चलना होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वन साइडेड वो दे के चलेगा, क्योंकि एक रिस्क भी है इसके अंदर। रोड्स हैं, प्राइवेटाइजेशन में आपने रोड्स दे दी, ठीक है, मालिक आप हो, आप भी जानते हो मालिक आप हो, किराएदार आकर के रहने लगता है, कई बार किराएदार मकान खाली नहीं करता। क्या करोगे आप? केस लड़ते रहिए। उसने मकान तोड़ फोड़ करके आपको दे दिया, जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ी खुद रहने के लिए, जब आप पहुंचे तो देखा कि अरे यार वो तो ऑलरेडी उसने खंडहर बना दिया। तो ये सभी चीज़ों का भी ध्यान देना सरकार को ज़रूरी है। तो विपक्ष की भी अपनी यदि उसकी कंसर्न्स हैं तो कंसर्न्स गलत नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं मानता कि देश बिक रहा है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि सरकार इस बारे में सोच विचारने के बाद ही कोई एक अच्छी पॉलिसी डिक्लेयर करे। दोस्तों, आपको हमारा ये व्यू कैसा लगा हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके व्यू से हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा, ताकि हम और कुछ क्रिटिसिज्म भी लेकर के आएँ सरकार के खिलाफ, और सरकार के अगर फेवर की चीज़ होगी तो वो भी हम शेयर करें। धन्यवाद।